हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी का इंटरेक्शन इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क अलाउ रहता है, एज वेल एज मास का भी इंटरेक्शन अलाउ रहता है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस, स्टडी फ्लो प्रोसेस डिवाइसेस लाइक टरबाइन, कंप्रेशर, नोजल एंड डिफ्यूजर एंड थ्रॉटलिंग वाल्व। these टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फ्लो सिस्टम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। As a fluid flow through a certain control volume, its thermodynamic property may vary with along with space and time. फ्लूइड का जो फ्लो इन कंट्रोल वॉल्यूम में फंक्शन होता है स्पेस एंड टाइम का। स्पेस कोऑर्डिनेट मतलब अकॉर्डिंग टू लोकेशंस, एंड टाइम के अनुसार और प्रॉपर्टीज चेंज होता है, लाइक वेलोसिटी, प्रेशर्स, ऑल दी प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है। तो स्टडी स्टेट फ्लो बोलते हैं। In the steady state flow, a property of fluid does not vary with respect to time at a particular section या फिक्स सेक्शन। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी कोई P है, तो डेल P बाई डेल टी शुड बी जीरो फॉर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट फ्लो एट अ पर्टिकुलर लोकेशंस। देखिए, एज अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ सर्टेन कंट्रोल वॉल्यूम, इट्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी में वेरी अलॉन्ग विथ स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में, लोकेशन के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकता है, बट डज नॉट वेरी अलॉन्ग विथ टाइम। इट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट फ्लो। स्टडी स्टेट फ्लो में स्पेस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। जिस एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, नोजल है, इसका एक सेक्शन 1 है, इनलेट सेक्शन, एंड आउटलेट सेक्शन है 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर वेलोसिटी v इनलेट पे v1 है, आउटलेट पे v2 है। देखिए, 1 पे वेलोसिटी v1 है और 2 पे वेलोसिटी v2 है। तो v2 एंड v1 क्या है? अलग अलग है, क्योंकि लोकेशन अलग है। बट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम v1 शुड बी सेम एट सेक्शन 1 2। मीन्स वेलोसिटी जो है v बाई डेल टी एट सेक्शन 1 1 शुड बी जीरो। माने सेक्शन 1 1 पर वेलोसिटी समय के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी सेक्शन 1 1 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। तो बोलेंगे स्टडी स्टेट में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे with respect to time property should be constant. It is called steady state flow. Steady state flow system has been shown in which single stream, अभी हम लोग एक डायग्राम में देखेंगे सिंगल स्ट्रीम के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। there is no accumulation of mass and energy within the control कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ना तो एनर्जी का एक्यूमुलेशन होगा, ना तो मास का एक्यूमुलेशन होगा। तो प्रॉपर्टी एट एनी लोकेशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कांस्टेंट विथ टाइम, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर्टीज हमारा सेम रहेगा इनलेट पे एंड आउटलेट पे। सेक्शन 1 1 एंड 2 2 इंडिकेट द इनलेट सेक्शन, जो 1 1 पे इनलेट को रिप्रेजेंट करता है एंड 2 2
हमारा आउटलेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये डायग्राम है। यहाँ पे कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है, जो इसका मास फ्लो रेट है m1 है। m1 क्या है? मास फ्लो रेट है। एंड m2 क्या है? मास फ्लो रेट एट एग्जिट पे है। तो ये मतलब ये मेरा इनलेट है, ये हमारा क्या है? आउटलेट है। तो ये हमारा एक ओपन सिस्टम है। देखिए, मास इंटर कर रहा है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम से, एंड मास आउटलेट कर रहा है। एनर्जी इंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड एनर्जी आउटलेट हो रहा है फ्रॉम द सिस्टम इन फॉर्म ऑफ वर्क। इसका एक बॉटम सेक्शन है, तो यहाँ से डेटम लाइन से हम लोग इसका जेड एक्सिस मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेशन कितना हुआ। अगर मान लीजिए मास इनलेट से m डॉट इन है, मास इंटर किया, फिर मास आउटलेट किया, तो नेट एक्यूमुलेशन होगा डेल m बाई डेल टी। सो इफ फ्लो शुड बी स्टडी स्टेट, यदि फ्लो मेरा स्टडी स्टेट है तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब डी एम बाई डेल टी शुड बी जीरो। मीन्स m इन इक्वल टू m आउट। और m इन माने मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है? मास फ्लो रेट इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई टाइम। और मास क्या होता है? मास क्या होता है? और डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। और डेंसिटी को रो लिख सकते हैं, वॉल्यूम के क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। अब रो इंटू ए, लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। तो रो ए वी। तो हमेशा याद रखना है, जो मास फ्लो रेट होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एट द सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी एट द सेक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा, मास फ्लो रेट शुड बी रो ए वी। यदि सेक्शन 1 पे हम लोग को देखना है, यदि सेक्शन 1 पे हम लोग देखना है मास फ्लो रेट, तो डेंसिटी of the fluid at section 1 into area of the section 1 and velocity of fluid at the section 1. Similarly, अगर एग्जिट पे देखना है या आउटलेट पे देखना है, तो डेंसिटी एट द आउटलेट ऑफ द फ्लूइड एंड एरिया एट आउटलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट आउटलेट। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंजर्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑलवेज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमको पता है डेंसिटी क्या? डेंसिटी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के फॉर्म में देखेंगे तो A1V1 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 इक्वल टू A2V2 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम A2V2। तो आइदर आप A यूज कर सकते हैं, डेंसिटी दिया, अगर नहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया तो इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डेंसिटी, ये हमेशा थर्मोडायनेमिक्स इन जनरल हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैस का जो है डेंसिटी है, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो अलग अलग रहेगा। यदि फ्लूइड में देखेंगे तो फ्लूइड में क्या होता है? डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग लिक्विड एज्यूम, फ्लूइड में इन जनरल लिक्विड वाटर का फ्लो ही देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो वाटर क्या? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी सेम रहता है। उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इक्वल टू A2V2, क्योंकि डेंसिटी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गैस पढ़ते, गैस के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। और गैस जो हमारा है कंप्रेसिबल है, एंड इसका जो है गैस का डेंसिटी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। जैसे P आइडियल गैस से देखेंगे P इक्वल टू
रो आर टी। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर डेंसिटी आप जो है घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आइडियल गैस के लिए ये चीज़ें देखेंगे। तो ये याद रखिएगा आपको हमेशा रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं ये इसमें अगर इनलेट पे मान लीजिए इंथैल्पी H1 हम लोग जूम कर रहे हैं, इंथैल्पी पर यूनिट मास, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है। आउटलेट पे है इंथैल्पी H2, हीट एडिशन हो रहा है Q1 जूल पर सेकेंड एंड वर्क आउटपुट हो रहा है जूल पर सेकेंड फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी हमारा इनलेट पे वेलोसिटी क्या है v1 है, आउटलेट पे वेलोसिटी v2 है, इनलेट का एरिया a1 है, आउटलेट का एरिया a2 है, और जो इसका जो हाइट है डेटम लाइन से इनलेट का z1 है, आउटलेट का z2 है, और मास फ्लो रेट एट इनलेट पे m1 है और यहाँ पे m2 है आउटलेट पे। ये जो पैरामीटर है गिवन है इसको केयरफुली देख लीजिए, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए एनर्जी बैलेंस देखेंगे तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी इन हो रहा है माइनस एनर्जी आउट इक्वल टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। तो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है वो हमको मालूम चल जाएगा। तो यदि स्टडी स्टेट है तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है, तो चेंज ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी जीरो। तो ये जो जीरो हो जाएगा तो ई इन एनर्जी रेट इन इक्वल टू एनर्जी रेट आउट फॉर स्टडी स्टेट फ्लो के लिए। तो जो भी स्टडी स्टेट फ्लो या स्टडी स्टेट फ्लो डिवाइसेस जो होता है या स्टडी स्टेट प्रोसेस होता है उसमें जो एनर्जी इन होता है एनर्जी वहीं आउट होता है स्टडी स्टेट मेंटेन करने के लिए, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफ देयर इज नो जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम देन एनर्जी इनलेट थ्रू द कंट्रोल सरफेस मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउटलेट फ्रॉम द कंट्रोल सरफेस। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम और स्टडी स्टेट फ्लो। इस एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए आपके घर से जो आप स्टूडेंट है तो आपके घर से जो पैसे आया 100 रुपीज आया और आपने क्या किया 100 रुपीज जो खर्च कर दिया। तो नेट आपके एक्यूमुलेशन के नेट सेविंग क्या हुआ, जीरो हो गया। तो आप स्टडी स्टेट में यदि सपोज डैट आपके घर से 100 रुपये आया, आपने खर्चा किया 80 रुपीज, तो एक्यूमुलेशन 10 रुपीज में। तो आप क्या करें कंटिन्यू एक्यूमुलेशन हो रहा, तो ये अनस्टडी का केस हो गया, करेक्ट। तो हम लोग क्या इन जनरल स्टडी स्टेट का ही हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, हम लोग के सिलेबस में स्टडी स्टेट का ही एनालिसिस है। तो इसीलिए बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ई इन इक्वल टू ई आउट को क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसको अभी जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे यहाँ पे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कोई क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम। अब देखिए एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट फॉर स्टडी स्टेट के लिए कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो चेंज ऑफ एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम शुड बी जीरो। मीन्स जितना एनर्जी इन करेगा उतना एनर्जी आउट होगा स्टडी स्टेट मेंटेन रखने के लिए। मतलब आप स्टडी स्टेट में तभी हैं जितना पैसा आपके घर से आएगा उतना ही पैसा आप खर्च करेंगे, तो आप स्टडी स्टेट में कोई जनरेशन नहीं हो रहा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो है इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क को बोलते हैं इंथैल्पी।
तो ए हो जाएगा इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ओपन सिस्टम का ये क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर एच को टोटल एंथैल्पी है, इसको क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखिए, तो ए हमारा इंथैल्पी है M1H1 प्लस एक काइनेटिक एनर्जी है प्लस ए पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओपन सिस्टम का एनर्जी, टोटल एनर्जी। और साथ में क्या हो रहा है, सिस्टम, ओपन सिस्टम को हीट सराउंडिंग से दिया जा रहा है Q1 इक्वल टी एनर्जी आउटलेट। तो आउटलेट ये क्या हो जाएगा, एनर्जी आउट हो जाएगा, और का ओपन का एनर्जी आउट हो जाएगा, एनर्जी आउट। तो M2H2 प्लस M2V2 स्क्वायर बाई 2 ये हो गया इंथैल्पी, ये हो गया काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ये क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट। तो ये हमारा एनर्जी इन हो रहा है और ये एनर्जी टोटल आउट हो रहा है। तो दो स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं। यदि मान फ्रॉम द कंटिन्यूटी क्वेश्चन, अगर स्टडी स्टेट में है तो मास इन इक्वल टू मास आउट, तो एम इन इक्वल टू एम आउट इक्वल टू एम डॉट। तो क्या एम डॉट से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस और पोटेंशियल एनर्जी और यूनिट मास प्लस ये क्या हो गया, हीट एडिशन टू द सिस्टम और यूनिट मास। मतलब ये हीट जो एडिशन होगा जूल पर केजी, प्लस ये जो होगा हमारा इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द आउटलेट प्लस वर्क, इसको बोलते हैं वर्क माने जूल पर केजी। तो जूल पर केजी के अनुसार ये रहेगा, ये याद रखिएगा। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर यूनिट मास, यदि मास फ्लो रेट अगर 1 kg पर सेकेंड है तो ये हमारा एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये होगा, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट सप्लाई इक्वल टू एट द आउटलेट पे क्या है, इंथैल्पी H2 प्लस आउटलेट पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस आउटलेट का एटम एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी GZ2 प्लस वर्क आउटपुट हो रहा है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर यूनिट मास के लिए है। अगर इसको देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या करें, Q वर्क को हम लोग इधर ला दिए हैं, तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू चेंज ऑफ इंथैल्पी प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, जो यही तो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो कि आप सिस्टम को क्या दे रहे थे, हमारा जो ओपन सिस्टम था उसको आप हीट दे रहे थे, डब्ल्यू मिल रहा था। तो नेट चेंज है Q माइनस डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम। तो हमेशा क्लोज सिस्टम के लिए क्या था, क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन क्या हो गया, जीरो रहेगा, सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन। तो ये देखिए क्लोज सिस्टम है, आप क्या दे रहे हैं, Q हीट दे रहे हैं और आउटपुट वर्क क्या है, W है। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, हीट माइनस वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन also called the first law of thermodynamics for open system, इसमें देखिए चेंज ऑफ हीट
हीट माइनस डब्ल्यू, हीट माइनस वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ इंथैल्पी प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या ओपन सिस्टम, इसमें मास इन कर रहा है, मास आउट हो रहा है, हीट यू ऐड हो रहा है और वर्क आउटपुट हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो नेट चेंज ऑफ एनर्जी का होता है Q माइनस डब्ल्यू, जो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसके लिए होता है? फॉर क्लोज सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में से याद रखिए चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सबके लिए वैलिड है, करेक्ट, इस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के। लेकिन हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए जो फ्लो वर्क पढ़े, सॉरी, क्लोज सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्क बोले थे ना, डिस्प्लेसमेंट वर्क पीवीडीवी, ओनली ये रिवर्सिबल के लिए ही वैलिड है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। फ्लो वर्क एट इनलेट या आउटलेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फॉर यूनिट मास के लिए क्या होगा? प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है? इसमें देखेंगे जूल पर केजी के रूप में आता है। स्पेसिफिक फ्लो वर्क है। इस फ्लो वर्क क्या होता है? फ्लो वर्क रिक्वायर्ड होता है कोई फ्लूइड जो इंटर करेगा अपने कंट्रोल वॉल्यूम में, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगा, तो उस एयर को हटाने के लिए वो कुछ वर्क खर्च होता है। एयर का स्पेस को लेने के लिए उसको फ्लो वर्क बोलते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए इंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल, स्पेसिफिक इंथैल्पी इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस स्पेसिफिक फ्लो वर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनलेट पे अगर देखना हो इंथैल्पी, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी प्लस फ्लो स्पेसिफिक फ्लो वर्क एट इनलेट। अगर आउटलेट पे देखना है तो इंटरनल एनर्जी प्लस स्पेसिफिक फ्लो वर्क एट आउटलेट, ये हमारा क्या होगा? आउटलेट पे इंथैल्पी हो जाएगा। डेंसिटी देखिए मास इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू को आता है 1 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इसको याद रखना है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम पर यूनिट, मास इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी, इसको याद रखना है। याद रखना है मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता है 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, स्टडी फ्लो प्रोसेस डिवाइस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अपना ओपन सिस्टम है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में यूज होता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? टरबाइन एंड कंप्रेशन। टरबाइन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड कंप्रेसर इज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। टरबाइन क्या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है? टरबाइन यूज किया कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके ये वर्क आउटपुट करता है, उस वर्क को हम लोग किसको देते हैं? जनरेटर को देते हैं। उससे जनरेटर रोटेट होता है और जो जनरेटर के थ्रू रोटेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो हमेशा याद है कि टरबाइन क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। कंप्रेसर क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। कंप्रेसर यूज करते हैं अब जो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। टरबाइन एंड इंजन गिव पॉजिटिव वर्क आउट पॉजिटिव पावर, where compressor and pump required पावर इनपुट। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, कंप्रेसर एंड पंप इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं वर्क। डायग्राम में भी ये देख सकते हैं, टरबाइन है। टरबाइन में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। देखिए ये क्या है यहाँ पे? और स्टीम या हॉट गैसेस इंटर करेगा और यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे टरबाइन ब्लेड रहता है, टरबाइन ब्लेड रहता है, इसी पे क्या होता है? वो गिरता है और एक्सपेंशन होता है, जिसके थ्रू ये आपको वर्क मिलता है, रोटेट करता है। तो देखिए क्या एक्सपेंशन होता है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया
ज़्यादा। मतलब इनलेट पे एरिया कम लेते हैं, आउटलेट पे एरिया ज़्यादा मतलब होता है एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। कम एरिया मतलब वॉल्यूम कम है, ज़्यादा एरिया मतलब वॉल्यूम ज़्यादा। ये क्या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन, तो यहाँ पे वर्क देख लिया आपको मिल रहा। कंप्रेसर को देखेंगे, कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेस करते हैं, जो प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम कम होगा तभी तो कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इनलेट पे हमारा, इनलेट पे एरिया ज़्यादा है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर आउटलेट पे क्या है, एरिया कम है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। और क्या यहाँ पे वर्क दे रहे हैं, तो देखिए कंप्रेशर का इनलेट यहाँ पे है, जस्ट अपोजिट होता है, इन किया ज़्यादा वॉल्यूम पे, आउटलेट किया कम वॉल्यूम पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंप्रेशर को किस तरह से बनाते हैं और टरबाइन को किस तरह से बनाते हैं, ये तो उल्टा हो जाता है। हमेशा देखिएगा टरबाइन का इनिशियल एरिया, इनलेट पे एरिया कम होता है और एंड आउटलेट पे एरिया ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस ही वर्क निकलता है। चलिए इसके वर्क का डेरिवेशन करेंगे। ये एक टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन के इनलेट पे मास एम अपना इंटर कर रहा है और मास एम आउटलेट, क्योंकि स्टडी फ्लो डिवाइस से, स्टडी फ्लो डिवाइस से मास इन इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट होता है, ये हम लोग को पता ही है। अब देखिए टरबाइन से हमको वर्क आउटपुट डब्ल्यू टी है, और एक एज्यूम कर रहे हैं ये जो कंप्लीट इंसुलेटेड क्या है, वाल है, कंप्लीट इंसुलेटेड वाल है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ से वाल से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए अजम्पशंस क्या रहे, टरबाइन विच इज वेल इंसुलेटेड, टरबाइन के वाल को प्योर इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे परफेक्टली इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी या निगलेक्ट, मानते हैं कि जो इनलेट पे वेलोसिटी है वही आउटलेट पे है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी शुड भी जीरो होगा, एंड चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लेते हैं डेटम सेम डेटम पे है, करेक्ट, हमारा होरिजेंटल, टरबाइन होरिजेंटल है तो सेम डेटम पे है तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिए फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक इंथैल्पी एट इनलेट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द इनलेट प्लस क्यू हीट सप्लाई, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, और ओपन सिस्टम डिवाइस को इक्वल टू एस टू प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क, करेक्ट। हम लोग प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हैं जाकर, हीट ऐड कर रहे थे सिस्टम को और वर्क हमको मिल रहा था। अब यहाँ बोलता है टरबाइन विच इज वेल इंसुलेटेड, जब वेल इंसुलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा। तो इंथैल्पी इक्वल टू, इंथैल्पी एट इनलेट पे इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस डब्ल्यू टी। अभी हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को सेम यूज्यूम किए हैं, एंड डेटम लाइन भी सेम है, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, इंथैल्पी एट इनलेट इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस वर्क आउटपुट, तो वर्क आउटपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट इक्वल टू एच वन माइनस एस। तो हमारा ये वर्क आउटपुट हो जाए फॉर यूनिट मास फ्लो रेट, माने यूनिट मास फ्लो रेट के लिए हमारा ये वर्क आउटपुट हो जाएगा। तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट हो जाएगा मास, टोटल मास फ्लो रेट इंटू एच वन माइनस एस टू। स्पेसिफिक वर्क माने, स्पेसिफिक वर्क माने वर्क फॉर यूनिट मास के लिए। तो पावर हमेशा याद रखिएगा, मास फ्लो रेट इंटू एच वन माइनस एच टू हमारा क्या होता है, पावर होता है, टोटल पावर होता है, किलो वाट में होता है, और ये हमारा टरबाइन वर्क होता है किलो जूल पर के जी के, क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है, मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है, के जी पर सेकेंड।
ठीक है, तो हमको ध्यान रखना। ये तो एक और तरीके से देख सकते हैं, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी इन होगा वही एनर्जी आउट होगा। एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। तो यहाँ पे एनर्जी इन क्या हो रहा है, H1, आउट क्या हो रहा है, H2 प्लस WT। जब ये जंक्शन लगाने के बाद इसीलिए WT क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। तो इस तरह से भी हम लोग देख लेते हैं सिंपल केस के लिए। या बट कभी कभी क्या होता है, जो वेलोसिटी सेम नहीं होता है, तो हमेशा हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही चीज़ें को देखेंगे। सिंपल फॉर्म में जब रहेगा तब ऐसे देखेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको ही यूज करके डिराइव करेंगे। चलिए हम लोग कंप्रेशर को देखते हैं। कंप्रेशर क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। इसको वर्क देते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने वर्क दिया कंप्रेशर को, तो कंप्रेसर का इनिशियल एरिया देखिए ज़्यादा रहता है, और क्या कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया, तो इनलेट पे एरिया ज़्यादा है, आउटलेट पे एरिया कम होता है। तो इनलेट मास फ्लो रेट जो हो रहा है इनलेट पे, वही मास आउटलेट हो रहा है, क्योंकि स्टडी फ्लो डिवाइस है। अब यहाँ पे इनलेट पे इंथैल्पी H1 है, आउटलेट पे इंथैल्पी H2 है। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है, कंप्रेसर विच इज वेल इंसुलेटेड। अगर कंप्रेसर के वाल जो हमारा वेल इंसुलेटेड है, तो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो अगर V1 इक्वल टू V2 है, इनलेट पे वेलोसिटी है वहीं आउटलेट पे, एंड डेटम लाइन भी सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर लेवल निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो यहाँ पे देखें इंथैल्पी एट इनलेट इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल इक्वल एनर्जी माइनस WC। अब देखिए ये हमेशा वर्क हमारा क्या है, वर्क सिस्टम को दे रहे हैं, वर्क कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे WC होगा। वर्क आउटपुट को पॉजिटिव लेते हैं, वर्क इनपुट को निगेटिव लेते हैं। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, पॉजिटिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम इज निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए माइनस WC, H1 इक्वल टू H2 प्लस माइनस WC, H1 इक्वल टू H2 माइनस WC। सो WC इक्वल टू, WC को हम लोग इधर ला देंगे तो H2 माइनस H1, ये हो जाएगा वर्क। जो कंप्रेसर को इतना वर्क देना पड़ रहा है, या कंप्रेसर इतना वर्क कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कंज्यूम कर रहा है, तो ये हमारा वर्क का फॉर्मूला, कंप्रेसर को इतना वर्क देना पड़ेगा, या पावर ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इक्वल टू H2 माइनस H1, 1 किलोवाट में रहेगा। यदि कंडीशन क्या है, कंप्रेसर वाला इंसुलेटेड है, एंड कैनेट वेलोसिटी एट इनलेट इक्वल टू वेलोसिटी एट आउटलेट इन द कंप्रेसर, एंड Z1 इक्वल टू Z2, तब ये केस यूज करेंगे, अदरवाइज स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन जो डेटा रहेगा यूज करेंगे। चलिए स्टडी फ्लो डिवाइसेस में दो और डिवाइस देखेंगे, नोजल एंड डिफ्यूजर। तो नोजल एंड डिफ्यूजर को देखेंगे। और नोजल इज ए डिवाइस इज डिजाइन टू एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। नोजल का क्या यूज है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना। तो काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ता है जब जो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, वो घटता है काइनेटिक। तो नोजल का हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना, या वेलोसिटी एट आउटलेट पे क्या करता है, बढ़ा देता है, ड्यू टू डिक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करता है, इसीलिए वो वेलोसिटी हमारा बढ़ता है, माने एनर्जी कंजर्व होता है। यदि देखा जाए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या बर्नौली इक्वेशन है। और मान लीजिए डेटम सेम डेटम पे है, तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टू कांस्टेंट। तो देखिए यदि प्रेशर एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा।
करेक्ट। तो यहाँ पे नोजल में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करता है उतने ही अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, नोजल हमारा इस शेप का रहता है, यहाँ v1 वेलोसिटी है, यहाँ v2 वेलोसिटी है, v2 इक्वल टू ग्रेटर देन v1। तो देखिए नोजल है क्या, कन्वर्जिंग सेक्शन, नोजल क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, और डिफ्यूजर क्या होता है, डाइवर्जिंग सेक्शन। डिफ्यूजर क्या होता है, प्रिंसिपली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी दोनों होता है। डिफ्यूजर इज डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर, डिफ्यूजर के यूज करते हैं इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड व्हाइल डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो इसमें डिफ्यूजर जस्ट नोजल के अपोजिट होता है। डिफ्यूजर में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं और ड्यू टू डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए मास फ्लो रेट ए है, यदि कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यदि लिक्विड फ्लो हो तो रो वन वी वन इक्वल टू रो2 v2, कंटिन्यूटी इक्वेशन से, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। यदि एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, मतलब इन्वर्स है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे एरिया क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ भी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं लिक्विड के लिए, जहाँ भी ये फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। देखिए एरिया कम है, यहाँ पे देखेंगे ना, A2 इज लेस देन A1। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है एरिया एंड वेलोसिटी। और जहाँ अब यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी देख सकते हैं, सॉरी बर्नौली इक्वेशन से, प्रेशर एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप सेक्शन 2 पे देखेंगे, सेक्शन 2 पे क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मतलब प्रेशर कम है। ठीक है, तो जो डिफरेंस हो रहा है प्रेशर एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कर रहा है। तो ये फ्लूइड को एक्सेलरेट कर देता है ड्यू टू डिक्रीजिंग द प्रेशर द नोजल में। जैसे एग्जांपल की तरह हम लोग बागवानी करते हैं, तो जो फ्लूइड होता है, जो बागवानी कर रहे हैं तो वहाँ जो पाइप से वाटर फ्लो करता है, तो सडन वो क्या एरिया कम करते हैं, दबाते हैं ना उसको, तो एरिया कम होगा। जैसे एरिया कम होगा क्या हो गया, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे प्रेशर कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर में क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करा के प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं। देखिए एरिया, यहाँ पे देखिए एरिया क्या है, A1 है, तो A1 जो है ना वेरी वेरी लेस है A2 से। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो V1 होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया इसका कम है V2 से। तो यहाँ पे V2 पे देखेंगे, अगर प्रेशर एनर्जी रो बाई V प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दोनों का सम कॉन्स्टेंट है। अगर V2 पे देखेंगे ना तो हमारा क्या हो, V2 पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सॉरी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 पे क्या होगा, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब 2 पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा E1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों को एक साथ देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। चलिए अब डेरिवेशन थोड़ा नोजल का करते हैं। यहाँ पे देखते हैं,
इनलेट पे क्या है, इंथैल्पी जो फ्लूइड है H1 है, वेलोसिटी V1 है, मास फ्लो रेट m है। आउटलेट पे क्या है, इंथैल्पी S2 है, V2 है और m है। तो नोजल देखिए, नोजल पे हमेशा जो एनालिसिस करते हैं ना, आउटलेट पे करते हैं, मेरा आउटलेट पे है, क्योंकि आउटपुट मेरा क्या है, V2 है, क्योंकि नोजल के काम ही है क्या, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो हमको V2 ही कैलकुलेट करना है, इसीलिए उसका एनालिसिस हमेशा आउटलेट पे ही करते हैं नोजल के लिए। तो अब यहाँ एजम्पशंस क्या है, जो नोजल है इसके जो वाल है कंप्लीट इंसुलेटेड या परफेक्ट इंसुलेटेड है, परफेक्ट इंसुलेटेड है तो ये क्यू क्या हो जाएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एंड चेंज इन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और ये क्या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नोजल क्या सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाता है, और मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है ड्यू टू डिक्रीजिंग प्रेशर एनर्जी, वर्क आउटपुट तो करता नहीं है, इसीलिए इसका वर्क जीरो होता है, सिर्फ ये एक्सेलरेट करता है फ्लूइड को। तो यहाँ फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, इंथैल्पी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनलेट प्लस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू enthalpy at outlet plus enthalpy sorry kinetic energy at the outlet plus potential energy at the outlet plus वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या वर्क आउटपुट क्या है, जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा नोजल है, नोजल वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, और कंप्लीट इंसुलेटेड है, तो क्या हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, इंथैल्पी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट इक्वल टू यहाँ पे अपना इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट। ये देखिएगा जूल पर केजी में, इंथैल्पी जो होता है ये जो दिया रहता है इन जनरल किलो जूल में दिया रहता है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये जो V²/2 काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, तो इसको भी H1 को भी जूल में रखेंगे, फिर एक काइनेटिक एनर्जी भी जूल में है, तो एनालिसिस इजी हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा हमेशा। दूसरा भी एक एनालिसिस है जो अभी बताते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए व्हेन द इनलेट वेलोसिटी V2 इज नेग्लिजिबल, देखिए यहाँ पे V2 जो होता है ना वेरी वेरी हाई है V1 से, क्योंकि स्पीड क्या है, ज़्यादा है आउटलेट पे, वेलोसिटी ज़्यादा है आउटलेट पे, वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमेशा इनलेट पे कम होता है, तो अगर मान लीजिए जीरो के बराबर है, निगलेबल है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा इनलेट, और आउटलेट पे कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आउटलेट पे ही तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, आउटलेट पे भी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा नोजल के केस पे इनलेट पे वेलोसिटी जीरो एज्यूम कर सकते हैं, बट आउटलेट पे नहीं, क्योंकि आउटलेट पे ही एनालिसिस करना है, वही मेरा आउटपुट है, आउटपुट क्या है, V2 है, तो ये जीरो हो ही नहीं सकता। देखिए H1 इक्वल टू H2 प्लस और काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे तो V2 क्या और √2H1 - H2, जो ये इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा V2 इक्वल टू 2H1 - H2 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ इंथैल्पी किस में रखिएगा, जूल में रखिएगा, किलो जूल में रखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो हमेशा जब भी कैलकुलेट कीजिएगा इंथैल्पी को, इस फॉर 2 × H1 - H2 मीटर पर सेकेंड में को हमेशा जूल में ही रखिएगा, इंथैल्पी को जूल में रखेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। किलो जूल में रखना है तो उसके लिए थोड़ा अलग फार्मूला अभी देख लेते हैं, किलो जूल में अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या करना है, एक केयरफुली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये स्टूडेंट लोग गलत करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एनालिसिस किलो जूल में अगर करना है, अगर मान लीजिए यहाँ, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, अगर किलो जूल में यहाँ पे एनालिसिस करना है ना, तो H1 अगर किलो जूल में है ना, H1 अगर किलो जूल में है तो हमारा ए भी किलो जूल में रखना पड़ेगा, तो इसको किलो जूल में बनाने के लिए
2000 मतलब ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू 1000 2000 होगा। तो यहाँ ये जब ऐसे एनालिसिस करें इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000। तो इस केस में जो है ना H1 क्या रखना है, किलो जूल में रखना है। और किलो इन जनरल वो किलो जूल में ही देता है, इंथैल्पी हमेशा किलो जूल में रहता है। अगर किलो जूल में ही अगर इंथैल्पी रख के कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V1 स्क्वायर बाई 2000 रखना है और H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2000। तो यहाँ पे जितने भी इंथैल्पी है किलो जूल में रख सकते हैं। यदि अगर जूल में रखना चाहते हैं ना तो 1000 से डिवाइड आपको नहीं करना, जो पुराना वाला फॉर्मूला याद यूज करना है। तो जो आपको इजी लगे वो यूज करना है। आप न्यूमेरिकल बताएंगे तो और भी इसको डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या है, नोजल का आउटपुट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट या वेलोसिटी एट आउटलेट, ये ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजर का काम क्या है, डिफ्यूजर का हमारा काम है कि प्रेशर को बढ़ा देना एट आउटलेट। तो यहाँ पे आउटलेट पे देखेंगे, अगर इनलेट पे इंथैल्पी H1 है, वेलोसिटी V1 है और मास फ्लो रेट m है। आउटलेट पे इंथैल्पी H2 है, वेलोसिटी V2 है, मास फ्लो रेट m है। तो आउटलेट पे हमारा क्या है, आउटलेट पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है। प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है तो एनालिसिस जो रहता है, डिफ्यूजर का एनालिसिस हमेशा कहाँ करते हैं, इनलेट पे करते हैं। क्योंकि इनलेट पे वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, बट आउटलेट पे वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे जीरो हो सकता है। इसीलिए डिफ्यूजर में हमेशा एनालिसिस कहाँ पे करेंगे, इनलेट पे करेंगे। और नोजल में एनालिसिस कहाँ करते हैं, आउटलेट पे करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डिफ्यूजर के लिए भी ये जूम करते हैं और ये कंप्लीट इंसुलेटेड है, कंप्लीट इंसुलेटेड है, इसके वाल या परफेक्टली इंसुलेटेड है। परफेक्टली जब इंसुलेटेड है तो हीट इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, सिस्टम टू सराउंडिंग कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफर जीरो है। और ये डिफ्यूजर क्या है, डिफ्यूजर का काम है सिर्फ जो प्रेशर को बढ़ाना, प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देना। तो प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने का काम है। तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो है नहीं, तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखिए, एट द इनलेट पे लगाएंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो H1 प्लस इंथैल्पी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनलेट प्लस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द आउटलेट प्लस वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो है नहीं, डिफ्यूजर प्रेशर खाली बढ़ाता है, तो ये हीट वर्क जीरो हो गया। एंड परफेक्टली इंसुलेटेड है तो ये वर्क जीरो हो गया। तो बच गया इंथैल्पी एट इनलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूल पर केजी लिया गया। जो हमारा इंथैल्पी जब भी आप लीजिएगा इस फॉर्मूला में यूज कीजिएगा तो जूल पर केजी में लीजिएगा। देन द जूल ही किलो जूल में नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी वो जूल में किलो जूल में देता है इंथैल्पी, तो उसको किलो जूल में दिया रहेगा तो जूल में बना लेना, ठीक है। व्हेन द आउटलेट वेलोसिटी V2 इज निगलेबल, अब देखिए आउटलेट वेलोसिटी निगलेक्ट हो सकता है, तो इसमें क्या आउटलेट वेलोसिटी जीरो हो सकता है डिफ्यूजर में। इसीलिए एनालिसिस कहाँ करते हैं, इनलेट पे करते हैं, क्योंकि इनलेट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए V1 प्लस, चलो H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इक्वल टू इंथैल्पी एट आउटलेट। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, √2 H2 माइनस H1, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे H किसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी, किलो जूल नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा। तो V1 इक्वल टू 2 H2 माइनस H1, और H1 H2 क्या, जो H1 H2 जो होगा उसका यूनिट हमेशा जूल रखिएगा पर केजी, किलो जूल मत रखिएगा। अगर किलो जूल अगर रखना है
कुछ क्वेश्चन में किलो जूल रखने से थोड़ा इजी में हो जाता। यदि किलो जूल में रखना चाहते हैं तो जो अभी डिस्कस किए किलो जूल में रखना है H1 को, तो अगर H1 किलो जूल में है तो आपको काइनेटिक एनर्जी को भी किलो जूल में रखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर किलो जूल में बढ़ाएंगे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू 1000 2000 हो जाएगा, प्लस S2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000। अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला में H को हम लोग किलो जूल पर केजी यूज करते हैं, और इस फॉर्मूला में S को जूल पर केजी यूज करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो है स्टडी फ्लो डिवाइस है थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, उनकी यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या है, वेरी स्मॉल ओपनिंग से क्या करते हैं, फ्लूइड को पास कराते हैं, या पोरस मीडियम में स्मॉल छेद है उसको हम लोग पास करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप के वजह से टेम्परेचर का भी कुछ ड्रॉप हो जाता है, बट इंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में देखिए, व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू पैसेज या पार्शली ओपन वाल्व या ओरिफिस, या ओरिफिस माने बहुत स्मॉल होल में, या पोरस मीडियम से, ये चीजें जो लिखा रहेगा समझ लीजिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो एजम्पशन देखिए, तो पाइप इज इंसुलेटेड, जो पाइप से जो फ्लो करेगा वो इंसुलेटेड एज्यूम करते हैं। तो पाइप इंसुलेटेड रहेगा तो क्या क्यू शुड बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज निगलेक्ट मानते हैं, और वर्क जो है ये प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है तो वर्क शुड बी ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे कंप्लीट इंसुलेटेड है तो हीट जीरो हो गया, वर्क वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है तो जीरो हो जाएगा। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो। तो ये सब जीरो चला गया, ये भी जीरो चला गया, ये भी एक तरह से जीरो चला गया। तो क्या बच गया, H1 इक्वल टू S2, H1 इक्वल टू S2 बच गया। तो हमेशा ध्यान रखें, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी शुड बी कंजर्व, इंथैल्पी शुड बी कांस्टेंट। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, तो इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक, सॉरी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। इन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस इंथैल्पी इज कांस्टेंट, मतलब H1 इक्वल टू H2। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेशर का ड्रॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो गया तो ये प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल होगा तो हमेशा डॉटेड लाइन से ही डायग्राम में को प्लॉट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जैक्ट पता नहीं चलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो हमेशा याद रखिएगा, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन की वजह से क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और आइडियल गैस, मान लीजिए इंथैल्पी क्या है, H1 इक्वल टू H2 है, तो इंथैल्पी आइडियल गैस है, इसके लिए इंथैल्पी क्या हो जाएगा, Cp इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T1 इक्वल टू Cp एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T2। इंथैल्पी ये हो गया अपना, तो Cp कट गया, तो T1 इक्वल टू T2 मीन्स इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। तो फॉर आइडियल गैस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, बट बीच के इंटरमीडिएट में भी डिक्रीजिंग में भी इंक्रीजिंग हो सकता है, बट आइडियल गैस के लिए इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो आई विल बी discuss in the next lecture entropy. I will be started third unit, the unit 1 and unit 2 is completed. I will be started third unit. यदि आपने नहीं देखा है तो each and every टॉपिक को आप देख लीजिए,
क्योंकि ये सारे यूज होंगे अपने यूनिट 3 में। और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी देख लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, अदर कंपटीटिव एग्जाम में आते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। एंड शेयर कर मेरे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।